नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के 30 चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हाल ही में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी क्लास के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। वीडियोस में कमेंट करके बच्चे बता रहे हैं। हाल ही में जो एसएससी एग्ज़ाम हुआ था, बिहार दरोगा हुए हैं, दिल्ली पुलिस के हुए हैं, राजस्थान के एग्ज़ाम हुए हैं, या आने वाले समय में अब रेलवे भी होने वाले हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या आपको ये 30 क्वेश्चन याद हैं? अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अभी समय है आपके पास, 1-2 दिन में याद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखकर ये 30 के 30 क्वेश्चंस याद कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए हो, जिससे आपको हर दिन के वीडियोस मिल सकें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन का ये वीडियो। पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करना है, और कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? एस्पिरिन जो गोली आप खाते हैं, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एस्पिरिन का साधारण नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलेट एसिड, एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से जैव शैल कौन सा है? जीवों के द्वारा अपघटित होकर धीरे धीरे काफी लंबे समय के बाद बनने वाला शैल, जैव शैल, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है एक जैव शैल का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। राइट आंसर, जीवाश्मों के अपघटन के कारण काफी समय के बाद बनता है, तो इसीलिए इसे जैव शैल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणें अगर आप पर आरोपित की जाती हैं तो गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणें जो है जीन के म्यूटेशन में कारगर होती हैं, मतलब जीन के बदलाव में, जीन के चेंजेस में जो है सिद्ध काम करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणों के प्रभाव से जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एस्पिरिन का रासायनिक नाम और एस्पिरिन का साधारण नाम, दोनों एक ही बात होती है। अभी हमने एस्पिरिन का साधारण नाम में यही क्वेश्चन का ऑप्शन देखा, और एस्पिरिन का रासायनिक नाम में भी यही क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो आपने देखा होगा, गोताखोर जब समुद्र के नीचे तैरने के लिए जाते हैं तो जो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो 2 से 3 दिसंबर की आधी रात में ये गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जिसे MIC गैस, मिक गैस के नाम से भी जानते हैं, इसके कारण कई मौतें हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसने के कारण हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद का मिश्रण क्या होता है? इनमें से बारूद का मिश्रण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो बारूद जो है नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बारूद किसका मिश्रण है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक क्या होता है? कौन सा तत्व जो है उपास्थियों और अस्थियों के निर्माण और उनको पोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड्डी और उपास्थियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग इनमें से किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रियोन जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकास का मुख्य कारक क्या है?
विकास का मुख्य कारक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है पेरीपेटस किसका संयोजक होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरीपेटस किसका संयोजक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरीपेटस जो है एनालिडा और ऑर्थोपोडा इन दोनों का ही संयोजक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पेरीपेटस जो है एनालिडा और ऑर्थोपोडा इन दोनों का ही संयोजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? ये जीवाश्म जो मिले हैं प्राचीन समय में, उनको जब अध्ययन किया गया तो उसमें दो वर्गों का संयोजन करके वो जीवाश्म यानी कि वो पक्षी या जानवर पहले के जमाने में हुआ करते थे उसकी बात हो रही है। तो यहां पर ऑर्कियोप्टेरिक्स काल में मतलब जब एक प्रकार से समझ लें कि आप जुरासिक काल को इससे रिलेट करके देख लो तो उड़ने वाले जो डायनासोर हुआ करते थे वो पक्षियों की तरह होते थे और सरीसृप यानी कि नीचे रेंग कर भी चल सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्कियोप्टेरिक्स का संयोजक सरीसृप और पक्षियों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? राइट आंसर हो जाएगा नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन जो है जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी हमने बताया उत्परिवर्तन का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी किसकी व्याख्या की कमी थी? डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी किसकी व्याख्या की कमी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद में विभिन्नताओं के बारे में कम बतलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ओजोन कैसी होती है? ओजोन इनमें से किससे मिलकर बनती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर केवल ऑक्सीजन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध जो है डार्विनवाद से है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप होने को किस तरह स्पष्ट कर सकते हैं? तो कभी ना कभी सांपों के भी हाथ या पैर हुए होंगे, लेकिन अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग किए जाने के कारण वो अंग लुप्त हो गए और सांप जो है रेंग कर चलने वाली स्थिति में आ गए। तो अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग के द्वारा ही धीरे धीरे उनके अंगों का लोप हो गया और रेंग कर चलने वाले रेप्टाइल के रूप में सांप आगे आज बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? चर्म रोग के उपचार में किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? तो रेडियो फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। चर्म रोग के उपचार में रेडियो फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है? वायुमंडल में ओजोन का नुकसान जो है किसके कारण हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल में ओजोन का मुख्यतः ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग की जाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक किस लिए होती है? तो सर्दियों की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखना पड़ता है, इसीलिए कैलोरी ज़्यादा खर्च होती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या काम करता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या काम करता है? तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वह उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण इनमें से कौन है? तो वायु प्रदूषक की अगर बात करें तो इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें क्या होता है? तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ क्या है? तो खाद्य परिरक्षण, खाने को अधिक समय तक, ज़्यादा समय तक रखने के लिए सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, यानी कि जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि वायु में प्रदूषण है वो अपना रंग बदल लेता है? तो लाइकेन की उपस्थिति, लाइकेन के रंग में परिवर्तन जो है आपको वायु प्रदूषण की जानकारी प्रदान कर देती है। वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है लाइकेन, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका, ये सरप्राइज क्वेश्चन है। डार्विन द्वारा दिया गया प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपके लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने हर दोस्त को शेयर करिएगा जिससे वो भी ये क्वेश्चन याद कर सके और उनके भी अच्छे स्कोर आ सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।